ऐसे मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर। ठीक है, ओके। तो हमने जो लास्ट टाइम देखा था वो 1980 तक, 89 तक मंडल कमीशन की चीजों को देख लिया था, ठीक है। हाँ सर, और अयोध्या अब यहाँ डिस्प्यूट भी पर देख लिया था। हमने हमने वो भी देख लिया था, अयोध्या डिस्प्यूट भी देख लिया था। ओके। अब देखो, अयोध्या डिस्प्यूट के बाद जो घटनाएं घटित होती है हमारे देश में, है ना, हम उनको आज हाँ। कवर करेंगे। ओके। तो आज आप ज्यादा तो बैठना, तकरीबन हम 2 घंटे तक रहेंगे आज। ठीक। तो देखो, डीम आपने सुना होगा कि डिमोलिएशन ऑफ अयोध्या का जो मैटर हुआ था, उसके बाद घटनाएं जो घटित हुई थी, उसमें हाँ आपने सुना होगा कि मुंबई में दंगे हुए थे, हाँ सर, मुंबई में है ना। भी हुए थे, फिर उसके आसपास भी हुए थे। हाँ। तो ये सारी चीजें जब यहाँ पर हुई थी, तो बेसिकली 19 दिसंबर 1992 में जो, तो यहाँ पर जो दिसंबर 1992 में 5 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद है वो गिराया गया था। तो जब वो टूटा था, उसके बाद बहुत हद तक एक एजिटेशन स्टार्ट हो गया था कंट्री वाइज। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, मुंबई में और कई जगहों पर ऐसे सीरियल ब्लास्ट हुए थे। हाँ। क्या हुए थे? सीरियल स्टील ब्लास्ट। ब्लास्ट। मतलब बैक टू बैक बम के विस्फोट हुए थे कई जगह पर। हाँ, इसमें एक्सप्लोजिव एक, सर, समझ गए। सुना था आपने ये सारी चीजें? हाँ सर, मैंने सुनी थी। हाँ। तो यही हुई, तो उन्हीं के बारे में हम आज इसको सुनेंगे। तो 5 से 6 दिसंबर के बीच में जो घटना घटित हुआ था, उन्हीं के बारे में, अयोध्या मैटर के बाद ये सारी चीजें अभी हमारे सामने आएंगी। तो देखो, इन दिसंबर 1992 द ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिंग द construction of the temple had organized a car seva, meaning voluntary service by the devotees for building the Ram temple. अब देखो, ये जो 9 दिसंबर 1992 में जो इनके द्वारा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा जो रथ यात्रा शुरू की गई थी, उन्हें के द्वारा ये कहा गया था कि यहाँ पे जो व्यक्ति हैं जो भगवान राम के प्रति समर्पित हैं, वे कार सेवा करने आए। मतलब जो व्यक्ति भगवान के लिए काम करने आ रहा था मंदिर के निर्माण के लिए, उसको कहा गया कार सेवक। क्या कहा गया? कार सेवक। ठीक है। कार सेवा। तो कार सेवक कहा गया उनको। और जो सर, व्यक्ति कार सेवक। कार सेवक कहा गया उनको। और जो काम करने आ रहे थे, उस काम को कहा गया कार सेवा। सर, कार्य सेवा या कार्य सेवा? KARSEVA, कार सेवा। KARASEVA। SEVA। ओके सर। ठीक है। तो इसे कहा गया कार हाँ। कार सेवा। ठीक है। हाँ। तो ये मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो। हाँ सर, मुझे दिखा मिल आपको गया पता कार चला? सेवा। हाँ सर। ये यहाँ पर किया गया था। तो बेसिकली ये सारी चीजें जब आपके सामने हो रही थी, तो इन्हीं को यहाँ पर रिप्रेजेंट बेसिकली करने के लिए यूज किया गया था। तो ये जब हो रहे थे, तो यहाँ पर जो कार सेवक था, तो यहाँ पर वो उन लोगों ने, अभी हम आगे देखेंगे कैसे मस्जिद को डेमोलिएशन हुआ था, क्या घटना घटित हुई थी, है ना। तो ये कर रहे थे, द सिचुएशन हैड बिकम टेंस ऑल ओवर द कंट्री एंड स्पेशली एट अयोध्या। तो इन सारी सिचुएशन को देख करके अयोध्या में एक बहुत ही ज्यादा टेंशन हो गया। ठीक है। The हाँ। Supreme Court had ordered that the state government to take care that the dispute site will be endangered. सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टेट में एक तरीके से हाई अलर्ट जारी करा दिया कि ये डिस्प्यूट बहुत ज्यादा खतरनाक है। और जो जहाँ पर लोकेशन, जहाँ पर वो पूरा मंदिर और मस्जिद का विवाद था, उसको पूरा का पूरा तरीके से एक तरीके से छावनी बना दी गई। However, thousands of people gathered from all over the country at Ayodhya on 6 दिसंबर 1992 and demolished the mosque. हुआ क्या कि 6 दिसंबर को यहाँ पर अयोध्या का जो मंदिर मस्जिद का इशू था, वहां पर बहुत सारे कार सेवक पहुंच जाते हैं, मतलब हजारों की संख्या में। ठीक है। हाँ। और क्या होता है कि वो मंदिर पे मंदिर जो मस्जिद के गुंबद पे चढ़ जाते हैं और उसको वो तोड़ देते हैं। ठीक है। तो 6 दिसंबर हम्म। 1992 की घटना है ये। दिस न्यूज लेड द clash between the Hindu and Muslim in many parts of the country.
अब होता क्या है कि इन सारी घटनाओं को जब जानकारी मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है, क्योंकि उस समय तक तो टेलीविजन भी आ चुका था अच्छे स्तर पे, है ना, हाँ पहले सर। ब्लैक एंड व्हाइट था लेकिन टेलीविजन आ चुका था। तो ये सारी घटनाएं जब घटित होती है तो एक भयावह तरीके से परिदृश्य भारत के सामने आता है और दंगे शुरू हो जाते हैं देश के अंतर्गत। द वायलेंस इन मुंबई crept again in January 93 and continued for over 2 weeks। मतलब जनवरी 1993 में जो मुंबई में बम ब्लास्ट स्टार्ट होते हैं, सीरियल ब्लास्ट, वो लगभग बहुत लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, ये देखो, हाँ ये आप ये देख रहे हो, ये किसी पेपर का, न्यूज पेपर का आर्टिकल है यहाँ पर, द हिंदुस्तान टाइम्स का फ्रंट पेज है ये, हाँ है ना। सर। इस पे लिखा गया है यहाँ पर फ्रंट पेज पे ही, बाबरी मस्जिद डिमोलाइज्ड, सेंटर शेख कल्याण गवर्नमेंट। मतलब इसका मतलब ये है कि उस समय बाबरी मस्जिद जैसे गिरती है वहां पर सरकार किसकी होती है? कल्याण सिंह की। हाँ कल्याण सिंह का भी 2 दिन पहले उनका जयंती था, मतलब उनकी डेथ एनिवर्सरी। तो उनको यहाँ पर उनकी सरकार थी, तो उनकी सरकार गिर जाती है इस घटना के बाद। ठीक है, और ये अखबार आपका 7 दिसंबर 1992 का है। इसके बाद नई दुनिया में लिखा हुआ है, बाबरी मस्जिद पूर्णतः ध्वस्त, मुख्यमंत्री बर्खास्त, उत्तर प्रदेश विधानसभा भंग, राष्ट्रपति शासन लागू। ठीक है, तो ये सारी घटना हाँ वहां पर घटित होती है। अब देखो यहाँ पर आपके अटल बिहारी वाजपेयी का अयोध्या बीजेपी वर्स्ट मिसकैलकुलेशन वाजपेयी ने कहा था। मतलब हमने जो अयोध्या को लेकर के जो कैलकुलेशन किया था वो एक तरीके से थोड़ा सा हमारे लिए घटनाक्रम ऐसा रहा कि हम उसे कैलकुलेट नहीं कर पाए। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पर डेमोलिशन नो कॉज फॉर रिमूवर्स, अडवाणी ने कहा। तो ये उस समय के वायलेंट रिएक्शन वर्ल्ड ओवर, मतलब विश्व की मीडिया का क्या प्रतिक्रिया रहा इस चीजों को लेकर के। ठीक है, तो ये सारे उस समय के न्यूज पेपर्स हैं ये। अब यहाँ पर होता है कि द इवेंट एट अयोध्या लेड टू अ सीरीज ऑफ अदर डेवलपमेंट्स। अयोध्या की जो घटना थी वो और क्या क्या बदलाव लेकर के आ जाती है। तो देखो यहाँ पर द स्टेट गवर्नमेंट with the BJP as ruling party was dismissed by center, along with that other states where the BJP was in power were also put under president rule। अब उस घटनाक्रम के बाद क्या होता है, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार आ जाती है। ओके, और हाँ बीजेपी की सर। सरकार आ जाती है, साथ में और क्या होता है यहाँ पर आपके कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार मतलब थी, वहां पर कई जगह पर ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट रूल आ जाता है। जैसे बीजेपी की सरकार वहां पे थी कल्याण सिंह की, उत्तर प्रदेश में जब अयोध्या में जब मस्जिद को गिराया गया था, तो उस समय वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। हाँ ठीक है, केस अगेंस्ट, हाँ बोल रहे कुछ? नहीं सर। ठीक है, केस अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश was registered in Supreme Court, the contempt of court, since he had given an undertaking that the dispute structure will be protected। तो वहां पे उनके मुख्यमंत्री होते कल्याण सिंह, उनके खिलाफ एक केस रजिस्टर्ड किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, इस बात को लेकर के कि सुप्रीम कोर्ट ने वहां उस स्ट्रक्चर की सुरक्षा करने के लिए बोला था राज्य सरकार से, तो राज्य सरकार ने उसकी सुरक्षा ना कैसे कैसे नहीं किया और मस्जिद कैसे गिर गया, है ना। इस विषय को लेकर के उनके ऊपर एक केस रजिस्टर्ड किया गया। ठीक है, द बीजेपी ऑफिशियली एक्सप्रेस्ड रिग्रेट ओवर द हैपनिंग एट अयोध्या। बीजेपी ने एक रिग्रेट तरीके मतलब एक्सप्रेस किया जो भी अयोध्या में घटना घटित हुआ, मस्जिद को गिराया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट into the circumstances leading to the demolition of mosque। सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक इन कमीशन को इस्टेब्लिश किया, किस लिए? ये जांच पड़ताल करने के लिए कि मस्जिद को गिरने में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, मतलब मस्जिद को गिराने के लिए क्या क्या प्लान किया गया था, है ना, इन सारी चीजों को जांच करने के लिए। हाँ Most political parties condemned the demolition of and declared and that this was against the principle of secularism। बहुत सारी जो political parties थी, they are also against this act and they are also saying this was not a secularism। मतलब secularism क्या कहता है हमारे देश का, कि सभी धर्म समान है, धर्म समभाव की बात करता है वो। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग एक तरीके से सिंपैथी गेन भी करना चाहते थे, किसका? मुसलमानों का, है ना। तो ये कह के उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया बीजेपी को भी। दिस लेड टू अ सीरियस डिबेट ओवर सेक्युलरिज्म एंड पोज्ड
the kind of question our country faced immediately after partition. देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक विषय खड़ा हो जाता है सेक्युलरिज्म को लेकर के। प्रश्न किए जाते हैं कि देश का चेहरा क्या है, सेक्युलरिज्म क्या है पार्टीशन के बाद का। वॉज इंडिया गोइंग टू बी कंट्री वेयर द मेजोरिटी रिलीजन कम्युनिटी डोमिनेट ओवर द माइनॉरिटीज। ये सवाल किया गया कि क्या अब भारत में जो मेजोरिटी लोग हैं, मेजर जिनके पॉपुलेशन लाइक हिंदूज, ये इनका शासन चलेगा यहाँ पर, कि माइनॉरिटी के भी कुछ अधिकार रहेंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े किए जाने लगे उस समय। और would India continue to offer equal protection of law and equal citizen rights to all Indians irrespective of their religious। मतलब ये कि क्या जो भारत के लोग हैं, क्या उनको इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा, कानून का अधिकार दिया जाएगा, राइट, सिटीजनशिप राइट दिया जाएगा सभी को समान भाव से। ये सारे प्रश्न भी उस समय खड़ा कर दिया गया। किस आधार पर? धार्मिक के आधार पर। ठीक है। हाँ सर, हाँ तो अब देख रहे हो कि कैसे एक अलग वे में ले जाया जा रहा था इस पूरे के पूरे परिदृश्य को। During this time, there has also been a debate about using religious sentiments to electoral purpose। है ना? अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो डिबेट खड़ा हो गया था, वो अब चुनाव की तरफ मुद्दे में जा रहा था। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो कि डिबेट्स अबाउट यूजिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स फॉर इलेक्टोरल पर्पस। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जिस भावना के साथ ये घटना घटित हुई थी, उसको कैसे ले जा करके अपनी तरफ मूव करना चाहते थे। किस बेसिस पे? चुनाव की तरफ से, मतलब फायदा उठाना चाहते थे। हाँ सर। India's democratic politics is based on the premises that all religious communities enjoy the freedom that they may join any parties and that there will not be community based political parties। मतलब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अब देखो, अभी तक तो क्या हो रहा था, कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी हो रही, बनाए जा रहे थे, बट यहाँ पर अब रिलीजियस बेस्ड पार्टी की अवधारणा शुरू करने दिया जाने लगा। दिस डेमोक्रेटिक हाँ सर। एटमॉस्फेयर ऑफ कम्युनल अम्यूनिटी एमिटी हैज फेस्ड मेनी चैलेंज सिंस 1984। 1984 तक तो बहुत सारी हमने डेमोक्रेटिक चेंजेस देखे थे, है ना। इंदिरा गांधी के समय काल को हम पढ़ चुके हैं। हाँ और सर। इसी का कारण था कि इंदिरा गांधी का असैसिनेशन किया गया था 31 अक्टूबर 1984 को, है हाँ ना। हमने सिख दंगे भी देखे थे लास्ट हाँ ईयर सर। चैप्टर में, एज वी हैव रीड इन चैप्टर 8। दिस हैपेंड इन 1984 इन the form of anti-Sikh riot। In February, March 2002, फरवरी और मार्च में गुजरात दंगे भी सामने आए हमारे सामने। Similar violence broke out against the Muslim in Gujarat। Such violence against the minority community and violence between the communities, two communities, is a threat to democracy। है ना। तो ये सारी घटना यहाँ पर घटित हुई थी उस समय काल को लेकर के। ठीक है। अब देखो ये एक स्टेटमेंट दिया गया है उस समय का, जस्टिस वेंकट चलैया एंड जस्टिस के एन राव, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, है ना, राम जन्मभूमि को लेकर के। ठीक है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। दिस प्रोसीडिंग हैव the echo of the distance even the ended in the demolition of the 6th December 1992 of the dispute structure of the Ram Janmabhoomi Masjid in Ayodhya। जो राम जन्मभूमि था उसको लेकर के जो जजमेंट दिया, जो तोड़ा गया था मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को, उसको लेकर के यहाँ पर कहा गया था थाउजेंड ऑफ इनोसेंट लाइव्स ऑफ सिटीजन वर लॉस्ट। उस घटनाक्रम के दंगे में जो हुए थे उसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, है ना, काल के में चले गए वो। एक्सटेंसिव डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी कॉज्ड एंड मोर देन ऑल द डैमेज ऑफ द इमेज ऑफ द ग्रेट लैंड एज द fostering great tradition of the tolerance, faith, brotherhood among the various communities inhabiting the land was impaired in the international sense। देखो, जब ये सारी घटनाक्रम हुई थी, तो अभी जब हम देखते हैं कोई घटना होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, मतलब कोई दंगे होते हैं, तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं? तोड़फोड़ करते हैं, है ना। अब तोड़फोड़ हाँ करने में सर। क्या होता है? तोड़फोड़ करने में क्या नुकसान होता है ना नुकसान पब्लिक होता है। प्रॉपर्टीज का। जैसे भी आपने दिल्ली में दंगे देखे थे 1 साल पहले, हाँ हाँ क्या वो पब्लिक प्रॉपर्टी का
पब्लिक प्रॉपर्टी नुकसान होता है। का पब्लिक प्रॉपर्टी से नुकसान होता है ना काफी। सर अभी हुआ था जैसे बॉयकॉट हुआ था अभी, आर्मी वालों ने सब अग्निवीर की वजह से हुआ था सर, काफी ट्रेनें जला दी थी। हाँ, तो यही उस समय भी हुआ, तो उसी को लेकर के हाँ उन्होंने बोला था कि इससे होता क्या फिर, देश का इमेज प्रभावित होता हाँ है ना? तो ये होता है। तो इन सारी हाँ चीज़ों सर को होता लेकर है। के हाँ ना, इन सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने ऐसा जजमेंट दिया था। अब देखो, तो हमने अयोध्या देख लिया, अब यहाँ पर गुजरात दंगे की बात की जा रही है। तो गुजरात में जो बर्निंग हुआ था वो 2002 में हुआ था। तो जो कार सेवक थे ना, ये कहाँ से आ रहे थे? अयोध्या से आ रहे थे साबरमती एक्सप्रेस से, ठीक है? तो साबरमती हाँ एक्सप्रेस से आ रहे थे, तो गोधरा नामक एक जगह है गुजरात में, है ना? आनंद के पास। हाँ तो वहाँ पर उस ट्रेन को जला दिया गया, उस डब्बे को पेट्रोल बम से, है ना? और उसको लेकर के फिर जो घटनाक्रम होती है, बहुत ही भयंकर गुजरात में एक तरीके से मुसलमानों के खिलाफ दंगे शुरू हो जाते हैं। है ना? उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो, सब की मतलब उसमें डेथ मर जाते हैं बहुत सारे लोग, हजारों लोगों की संख्या में। ठीक है? उस समय मुख्यमंत्री वो होते हैं गुजरात के नरेंद्र मोदी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ ठीक है? चलो हम इसको देखते हैं हम। इन फरवरी मार्च 2002 लार्ज स्केल violence took place in Gujarat. The immediate provocation for the violence was an incident that took place at the station called Godhra. गोधरा में वो घटना घटित हो जाता है, ठीक? हाँ सर। A bogie of a train that was returning from Ayodhya and was full of कार सेवक। उन्हें क्या कहा गया था? कार सेवक कहा गया था, जो उसमें लोग आ रहे थे कहाँ से? अयोध्या से। पूजा मतलब एक आपने देखा होगा कि अयोध्या में बहुत सारे जो ईंट रखे हुए हैं ना, उन पे राम 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 लिखा हुआ है। हाँ उस समय मुहिम चलाई गई थी कि मैं कैमरा बंद ही कर देता हूँ, ठीक है? हाँ आवाज क्लियर आएगा। तो मुहिम चलाई गई थी कि लोग है ना अपने घरों से एक एक दो दो ईंट लेकर के आए और राम मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग दें। हाँ तो लोग वहां पे अपना मूर्ति मतलब ईंट रखने जा रहे थे वहां पर। कोई खुदाई करने जा रहा था, कोई कारीगर थे जो अपने श्रद्धा से बनाने जा रहे, मंदिर का निर्माण करने जा रहे थे, सारा कर रहे थे, हाँ है ना? तो इसलिए जा रहे थे वो। 57 पीपल डाइड इन द फायर। मतलब जब ट्रेन में आग लगा दी गई थी, तो 57 लोगों की मृत्यु हो गई, क्योंकि एक डब्बे में कितने लोग होते हैं? 72 सीट होती है। हाँ सर, 60 और 70 होती है कुछ। नहीं नहीं, 72 बर्थ होता है एक ट्रेन में हमारे स्लीपर हाँ में। हाँ सर। तो पहले तो आज से 30 साल मतलब आज से 20 एक साल पहले तो लोग स्लीपर में ही जाते थे, एसी वैसी का तो मिला हाँ भी नहीं सर। था, हाँ है ना? तो था तो बहुत उस समय के हिसाब से महंगा था बहुत सारा। तो 57 लोगों की मृत्यु हो जाती है जल करके। सस्पेक्टिंग द हैंड ऑफ मुस्लिम इन द सिटिंग फायर इन द बोगी। अनुमान क्या लगाया गया कि इसमें आग लगाने का काम मुसलमानों ने किया है, ठीक है? लार्ज स्केल वायलेंस अगेंस्ट द मुस्लिम बिगन इन मेनी पार्ट ऑफ गुजरात फ्रॉम द नेक्स्ट डे। अब क्या होता है कि एक बहुत बड़े स्तर पर मुसलमानों के खिलाफ वहां पर क्या हो जाता है? दंगे शुरू हो जाते हैं, वायलेंस शुरू हो जाता है। जो भी मुसलमान को देखा जाता है, उनकी ब्रूटली तरीके से हत्या कर दी जाती है, जला दिया जाता है। कई लोगों का तो ऐसा हुआ कि वहां पर गले में टायर डाल करके जला दिया गया, है ना? वहां पर एक बेकरी का घटना है, जबकि बेकरी में 6-7 लोग काम कर रहे होते हैं, उस बेकरी को बाहर से बंद करके आग लगा दिया जाता है, सभी लोग जल के मर जाते हैं, है ना? ऐसी घटनाएं भी घटित हुई थी वहां पर गुजरात में। द नेक्स्ट वायलेशन कंटिन्यूड फॉर अ ऑलमोस्ट होल मंथ। अब आप खुद सोचो कि कोई दंगे एक महीने तक चलता रहेगा तो कितना नुकसान होगा, आर्थिक रूप से और जान मान के रूप से भी। हाँ सर, ये तो होल बहुत मंथ ज्यादा। चला था। हाँ, तो नियरली 1100 पीपल मोस्टली मुस्लिम्स वर किल्ड इन द वायलेंस। लगभग 1100 लोगों की उसमें मृत्यु हुई, जिसमें से अधिकांश मुस्लिम थे। दैट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्रिटिसाइज द गुजरात गवर्नमेंट टू रोल इन द फीलिंग टू कंट्रोल वायलेंस। ह्यूमन राइट कमीशन ने इसकी आलोचना करी राज्य सरकार की कि आप इतने असफल कैसे रह गए, क्यों नहीं संभाल पाए इन दंगों को, है ना? प्रोवाइड रिलीफ टू द विक्टिम, relief to the victim and prosecute the
perpetrators of this violence. The Election Commission of India ordered the assembly election to be postponed as in the case of anti-Sikh riot in 1984. अब देखो क्या होता है कि इन सारी घटनाओं को लेकर के इलेक्शन कमीशन उस समय कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले होते हैं तो इलेक्शन कमीशन उन चुनावों को टाल देता है, जैसे कि एंटी सिख दंगों को टाला था 1984 में। ठीक है, अब देखो ये 2002 के कुछ आर्टिकल मतलब न्यूज़पेपर से, द इंडियन एक्सप्रेस है, एन आई फॉर एन आई, ब्लाइंड गांधीनगर, ये आपको एक में देखेंगे सीएम स्कूल, वहां के सीएम ग्राउंड रिपोर्ट, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ सर। ठीक है, गुजरात इंसिडेंट, अब पीएम बोल रहे हैं अखबारों में, नो लीड अप इन गुजरात कारनेज है, ये सारी चीजें। हाँ सर, यहाँ पे लिखा है सीएम स्कूल। हाँ, बहुत सारी चीजें हुई थी देखो इसमें। अब ये ह्यूमन राइट कमीशन का स्टेटमेंट दिया हुआ, इसे पढ़ना। ठीक है, हाँ। अब देखो, गुजरात riot show that the government machinery also become susceptible to sectarian passion. Instance like in Gujarat alert us to the dangers involved in using religious sentiment for political purpose. This poses a threat to democratic politics. ये कह रहा है यहाँ पर कि जो गुजरात दंगे हैं उसमें बहुत सारी हद तक गवर्नमेंट की जो मशीनरी होती है, जो मतलब प्रशासन को चलाने के लिए तंत्र होते हैं, पुलिस प्रशासन, इन सब चीजों को वो यूज कर रहे थे। यहाँ पर किस तरीके से इसका नुकसान हुआ होगा। इसके बाद क्या होता है कि इंस्टेंस लाइक इन गुजरात में जो दंगे हुए थे वो एक तरीके से सेंटिमेंट को प्रभावित कर रहे थे लोगों के पॉलिटिकल बेसिस पे, रिलीजियस के बेसिस पे, है ना। और इस तरीके से हमारे देश में एक अलग तरीके का माहौल बन जाता है डेमोक्रेटिकली, है ना। तो तभी से फिर हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांगना शुरू कर दिया जाता है। ठीक, हाँ सर। अब देखो यहाँ पर इमरजेंस ऑफ अ न्यू कंसेंसस। तो 1989 में जो चुनाव हुआ था उसके बाद फिर से एक नया दौर चालू होता है चुनाव में राज को लेकर के। ठीक है, यहाँ पर देखो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जो बहुत फेमस हुआ है। जब गुजरात दंगे होते हैं तो 4 अप्रैल 2002 को प्रधानमंत्री उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी जो रहते हैं वो गुजरात में जाते हैं और वहां पर एक बयान में मतलब वो कहते हैं कि राजधर्मा मतलब उनसे कहते हैं कि एक राजा का कार्य होता है राजधर्म करना। मतलब आप जो मुख्यमंत्री उनसे बोला तो मुख्यमंत्री उस समय के जो मोदी जी थे उन्होंने बोला था कि साहब मैं तो राजधर्म ही कर रहा हूँ। हाँ, है ना। तो ये फेमस को है उनका दोनों का वीडियो, बहुत ही पॉपुलर हुआ था वो। देखो अब देखते हैं कि 2002 के बाद भारत में राजनीति कैसी रही। हाँ। 2002 के बाद से भारत में राजनीति में बीजेपी ने अपना एक तरीके से बढ़त लेने की कोशिश करता रहा हो, और जो कि 2014 से लेकर अब तक हम देख ही रहे हैं। उसके बाद 2002 के बाद मतलब 2002 के बाद बीजेपी ने बहुत सारे राज्यों में शासन किया। मध्य प्रदेश में तो देख ही रहे हो आपके 2002 के बाद तो बीजेपी है लगभग। हाँ सर, बीजेपी अभी रन कर रही है गवर्नमेंट तो। मतलब जब आपका जन्म हुआ होगा उससे के बाद, उससे पहले से ही बीजेपी है यहाँ पर। कुछ समय के लिए कांग्रेस आई थी 18 महीने के लिए, तब से बीजेपी ही है। हाँ, ठीक है। हाँ सर। So the period after 1989 is seen sometimes as the period of the decline of the Congress and rise of BJP. 1989 से कांग्रेस का डिक्लिनेशन शुरू हो जाता है और बीजेपी का अपलिफ्टेड शुरू हो जाता है, बीजेपी राइज करने लग जाती है। If you want to understand the complex nature of political competition in this period, you have to compare the electoral performance of the Congress and the BJP. अगर आप इन सब चीजों में देखोगे तो आप इस ग्राफ को देखकर के समझ में आ जाएगा कि बीजेपी कैसे उठती गई और कैसे कांग्रेस का डिक्लिनेशन होता गया। यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है। 1984 में बीजेपी ने मतलब कांग्रेस को 415 सीट्स मिली थी। हाँ सर, बीजेपी और कांग्रेस। वहीं पर 1989 में आप देखोगे तो यहाँ पर उनको कांग्रेस को यहाँ पर 197 सीट्स और 85 बीजेपी को। और फिर धीरे धीरे ये 2009 में देखो आप, 2019 में
305 हाँ सर। 303 सीट इस तरीके से बढ़ते गए ये। हाँ और ये ग्राफ है वोट शेयरिंग भी देखोगे आप तो बीजेपी के वोट शेयर बढ़ते गए यहाँ पर। बीजेपी के पास अभी वोट पूरे देश का मतलब जितने भी वोटिंग्स होती है 37.4% है ना। और इनका 48 से लेकर के 19% तक आ गया, तो कितना कम हो गया ये, बहुत ज्यादा अंतर। हाँ सर। अब देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है। नाउ लेट अस टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर। अच्छा ये फिगर को देख करके कोई ज्यादा हमें कोई सेंस नहीं है यहाँ पर, है ना, क्योंकि मैंने फिगर की मीनिंग बताई दी आपको। हाँ सर। ठीक है, अब देखो अब होता है लोकसभा का इलेक्शन 2004। 2002 के दंगे के बाद हालांकि जो कार्यकाल है वो लंबा होना था, पर अटल बिहारी वाजपेयी क्या करते हैं वहां पर और जो लोकसभा होता है उसको भंग करवा देते हैं। और उसके बाद फिर चुनाव होता है, जिस चुनाव में परिणाम आगे आपके सामने दिखेगा। इन द इलेक्शन ऑफ 2004 हम ग्राफ में देख लेते हैं एक बार। 2004 में देखो बीजेपी को 138 सीट्स मिली और कांग्रेस को 145। हाँ सर। यहाँ पे सीटों का अंतर मात्र 7 है, लेकिन बड़ी पार्टी होने की वजह से कांग्रेस को यहाँ पर इनवाइट किया जाता है, तो कांग्रेस यहाँ पर सरकार बनाती चली है। जाती है। हाँ सर। हाँ 2004 से 2014 तक वो रहती है, फिर 9वीं फिर जीत जाते हैं वो। हाँ कई हद तक इसमें गुजरात दंगे को माना जाता है कि गुजरात दंगों की वजह से इसमें बीजेपी की हार जाती हुई है लोकसभा, है ना। लेकिन वहीं पर गुजरात दंगों की वजह से जो आपके मोदी जी रहते हैं वो चुनाव जीत करके आ जाते हैं फिर से गुजरात में, सीएम बने रहते हैं। In the election of 2004, the Congress Party too entered into a coalition in a big way. The NDA was defeated and a new coalition government led by the Congress. जो कांग्रेस होती है बहुत सारे समूहों के साथ गठबंधन करती है और सरकार बनाती है और एनडीए को हरा देती है ना। नॉन एज द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसको जो कांग्रेस का गठबंधन था उसको यूपीए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। प्रोग्रेसिव ये मैंने अलायंस। पहले बताया हुआ है आपको। हाँ, ये पहले हाँ भी सर। बताया हुआ है मैंने आपको, है ना। और एनडीए मतलब नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, हाँ सर। नॉन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये था इसमें। अब देखो यहाँ पे द गवर्नमेंट रिसीव सपोर्ट फ्रॉम द लेफ्ट फ्रंट पार्टीज। गवर्नमेंट जो कांग्रेस सरकार बनाती है वो कांग्रेस ने उसमें लेफ्ट से भी सपोर्ट लिया और सरकार बनाया। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर, the election of 2004 also witnessed the partial revival of Congress party। 2004 में जो चुनाव हुआ उसने कांग्रेस को एक तरीके से रिवाइव करने का भी काम किया, जो कि 19 से वो खत्म हो चुका था। It would increase its seats from the first time since 1991। 1991 के बाद से उसने पहली बार उसके सीट बढ़े थे। देखो आप, तो 96 में 140 थे, 95 में 141 थे, 99 में 114 थे और 2004 में उसके 145 हुए, है ना। तो 91 के बाद उसके पहली बार इसके सीट्स बढ़े थे ये। हाँ। However, in the 2004 election, there was a negligible difference between the vote polled by the Congress and its allies and the BJP and its allies। अब अगर 10 मिनट के बाद होगा तो उस लिंक से आपको वापस आना रहेगा। However, मतलब वही कि 2004 के इलेक्शन के बाद कैसे बीजेपी ने फिर से अपने अलाइसेस मतलब कैसे अपने आप को एक तरीके से सुधारने का काम किया, है ना। तो कांग्रेस ने 10 साल तक शासन किया यहाँ पर। The political process that the unfolding around us after the 1990s show the emergence of broadly 4 groups of parties that are in coalition with the Congress parties that are in the alliance with the BJP parties, left front parties, and the other who are not part of the any these three। देखो यहाँ पर फिर क्या होता है कि 90 के बाद यहाँ पर 3 तरीके की राजनीति शुरू होती है, 3 रूपों में। एक वो जो कांग्रेस के साथ शामिल रहे गठबंधन में, एक वो जो बीजेपी के साथ शामिल रहे गठबंधन में, एक वो जो लेफ्ट के साथ गठबंधन में रहे और एक वो जो इन तीनों में से किसी के साथ नहीं रहे। ठीक है, तो इस तरीके से 3 रूपों में यहाँ पर आपकी राजनीति शुरू हो जाती है पार्टीज के रूप में।
The situation suggests that political competition will be multi-cornered. By implication of situation also assume a divergence of political ideologies. अब यहाँ पर फिर political ideologies की बातें लगभग क्या कहें, मतलब अलग ही हो जाती है फिर, ठीक है। अब देखो ग्रोइंग ऑफ कंसेंसस मतलब इसके बाद कैसे राजनीति चलती है हमारे देश के अंदर, जब बीजेपी विपक्ष में आ जाती है एक साल मतलब एक 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद। However, on many crucial issue, a broad agreement has emerged among most parties. In this midst of severe competition that and many conflicts, a consensus appears to have emerged among most parties. This consensus consists of 4 elements. मतलब ये कहने का प्रयास कर रहा है कि अब अलग अलग कंसेंसस थे, मत थे लोगों के, अब उन मतों के आधार पर पार्टीज ने कैसे अपने कंसेंसस को डेवलप किया, अपनी सहमति को बनाया और किन 4 बिंदुओं के आधार पर हमारे देश की आगे की राजनीति बढ़ी। ओके, तो पहला बिंदु है यहाँ पर एग्रीमेंट ऑन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। पहली बात क्या रखी गई कि इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे रखी जाएगी हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए, है ना। व्हाइल मेनी ग्रुप्स आर अपोज्ड टू द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जबकि बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे थे। मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज आर इन सपोर्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, बहुत से राजनीतिक दल ऐसे थे जो कि सपोर्ट कर रहे थे। मोस्ट पार्टीज बिलीव दैट दीज policies would lead the country to prosperity and a status Economic of power. economic power in the world। और बहुत सारी बहुत सारी पार्टी ऐसी थी जो इसको सपोर्ट कर रही थी ताकि हमारा देश इकोनॉमिक पावर बन सके विश्व में। हाँ सर। तो ये देखो लोकसभा इलेक्शन 2004 का ये मैप दिया हुआ है, एनडीए, यूपीए, लेफ्ट पार्टी, अदर पार्टीज कैसे जीती थी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत जगह दिखाई दे रहा होगा एनडीए, और यूपीए ने भी टुकड़ों टुकड़ों में बहुत सारी सीटें जीती थी और लेफ्ट ने उनका सपोर्ट कर दिया था, बंगाल में, है ना, केरल में, इसके बाद कई अन्य राज्यों में भी, ठीक है। इस वजह से उनकी सरकार बन जाती है। अब देखो और सेकंड चल रहा था जम्मू कश्मीर में, हाँ, है ना, जम्मू कश्मीर वाला भी इशू उनके बीजेपी के खाते में ही था। हाँ सर, ये और अब यहाँ पे ये कुछ वो राजस्थान नहीं सर, क्या समझ नहीं आ रहा सर, ये एक तो जम्मू कश्मीर का था। नहीं देखो 2002 में जम्मू कश्मीर के मुद्दे को नहीं उठाया था, उन्होंने बस राम मंदिर के मुद्दे को उठाया। और फिर इसके बाद आप देखोगे तो बेसिकली उनका राम मंदिर का इशू था 2002 तक। कश्मीर हाँ तो था, सर। कश्मीर के बारे में तो उन्होंने 2014 के बाद ज्यादा करना शुरू कर दिया, ओके है ना। तो वहां पे सीआरपीएफ के जवानों पर हमले होते हैं चुनाव से जस्ट पहले, है ना, पुलवामा में। हाँ वही ना, तो पुलवामा ये सारी चीजों को लेकर के। हाँ। अब देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या आता है, एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम ऑफ द बैकवर्ड कास्ट। हम बैकवर्ड क्लास की बातें पढ़ी चुके हैं, उन्होंने ओबीसी बीजेपी ने इस मुद्दों को भी उठाया दलितों को लेकर के। पॉलिटिकल पार्टी है रिकॉग्नाइज दैट द सोशल एंड पॉलिटिकल क्लेम ऑफ द बैकवर्ड कास्ट नीड टू द एक्सेप्टेड। उन्होंने क्या बोला कि इन जो गरीब तबके लोग हैं इनको स्वीकार करो, इनके मतलब इनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, मतलब इनको पॉलिटिक्स में सपोर्ट नहीं दिया जाता है, लाइक इन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता है ना। तो ये सारी चीजों को उन्होंने मुद्दा बनाया। इसीलिए आप देखते हो कि बीजेपी हमेशा से अपनी जो कैबिनेट बनाती है या टिकट देती है तो ये सब देख करके देती है। क्या देख के देती है वो, कि उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र, हाँ ये जिस क्षेत्र में व्यक्ति है उस क्षेत्र के जनसंख्या सबसे ज्यादा किसकी है। क्योंकि हम देखते हैं ना, जो वोट मांगने कोई आता है तो बोलता है कि अरे मैं तो तुम्हारे जात का हूँ, तुम मुझे वोट दो। हाँ सर, जैसे अगर गांव जैसे यादव का गांव हुआ तो हम यादव को सीट दे देंगी। हाँ, तो यही सारी चीजें हो रही थी, तो इनने सब चीजों का एक अलग तोड़ निकाला करने के लिए, है ना। एज ए रिजल्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टी नाउ सपोर्ट रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द बैकवर्ड क्लास। तो पहले ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन इनके कहने से फिर अन्य पॉलिटिकल पार्टी को भी बीच में आना पड़ा। और अब आप देखोगे ज्यादातर लीडर पॉलिटिकल पार्टी के हैं जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं। हाँ सर। इन एजुकेशन एंड इन एम्प्लॉयमेंट आप देखते हो कि एजुकेशन में और नौकरी में भी इनको रिजर्वेशन दिया जाता है 27%। हाँ सर, कुछ ज्यादा ही दिया जाता है। नहीं 27% ओबीसी को दिया जाता है और बाकी का बचा हुआ एससी एसटी को। हाँ सर, हाँ सर, वही तो बोल रहा हूँ सर। हाँ, तो कुल मिलाकर के 49% रिजर्वेशन दिया जाता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में। हाँ ठीक है। अब देखो पॉलिटिकल पार्टीज आर आल्सो विलिंग टू इंश्योर दैट द
ओबीसी गेट एडुकेट शेयर ऑफ पावर। होता क्या है यहाँ पर कि बीजेपी जो मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो एक तरीके से ओबीसी का जो वोट परसेंट है उसको अपनी तरफ करने का प्रयास करती है। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर थर्ड रीजन जो दिया गया है, थर्ड रीजन एक्सेप्टेंस ऑफ रोल ऑफ द स्टेट्स लेवल पार्टीज इन गवर्नेंस ऑफ अदर कंट्रीज। मतलब यहाँ पे ये कि जो थर्ड यहाँ पर दिया गया है, कह सकते हैं कि रीजन, वो स्टेट में किस तरीके का गवर्नेंस हो इसको लेकर के। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टेट लेवल एंड द नेशनल लेवल पार्टीज इन द फास्ट बिकमिंग लेस इम्पोर्टेंट। मतलब वहां पर स्टेट और सेंटर के इशू भी आ जाते हैं जिसे हम केंद्र और राज्य के संबंध कहते हैं। जैसे बहुत सारे स्कीम्स ऐसे होते हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, उसमें केंद्र सरकार को पैसे देने होते हैं, ये सारी बातें आ जाती है। एज वी सो इन दिस चैप्टर, state level parties and sharing power at the national level and have played a central role in the country politics of last 20 years or so। तीसरा में बताया जा रहा है कि किस प्रकार से केंद्र में जब किसी की जैसे केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में बीजेपी की सरकार है तो क्या रहेगा, अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो केंद्र से पैसे आ जाएंगे आसानी से, ऐसा माना जाता है। हाँ सर। तो वैसे ही जब 2004 से लेकर के 14 तक जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और अन्य राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, तो ऐसा माना गया कि जो नॉन बीजेपी की मतलब जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहां पर कम कम पैसा दिया जा रहा है और जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहां पे ज्यादा पैसा दिया जा रहा है, ऐसे हाँ भी सर, आरोप ऐसा लगाए केस गए। भी तो हुआ था सर। हाँ, तो ये सारी चीजें हाँ। भी वहां पर नई पॉलिटिक्स में जोड़ी गई इस तरीके से, है ना, लोगों को अपनी हाँ तरफ सर, जैसे आकर्षित करने के लिए। गवर्नमेंट स्कूल में सर काफी, गवर्नमेंट स्कूल पे सर 80 नहीं, आई थिंक सर 86 प्लस लाने पे सर कुछ फोन्स और लैपटॉप चीज दिए जा रहे थे, जब वो कांग्रेस थी तब यूपी में। नहीं नहीं, बीजेपी थी तब, बीजेपी ने देना शुरू किया था ये मध्य प्रदेश में। बट नहीं सर, बट जो जिस टाइम पे उत्तर यूपी में चला था ना, उत्तर प्रदेश में सर, उस टाइम पे ना कांग्रेस का नाम आ रहा था। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राज्य में अलग सरकार थी। तो ये जो आप बता रहे हो ना, इसको केंद्र हाँ सरकार ने नहीं दिया है, ये इसको राज्य सरकार ने दिया। इवन अभी भी हमारे मध्य प्रदेश में अगर कोई बच्चा 12th क्लास में 85% लेकर के आता है ना, तो उसको राज्य सरकार हमारी 25,000 रुपए देती है। ठीक है, तो हाँ आप सर। भी कोशिश करो कि आपका 85% तो बने ही बने, है ना, जितना आसानी से हम पढ़ रहे हैं इन चीजों को लेकर के। तो हाँ हमें सर। मतलब आपको एक तरीके से फायदा रहेगा, 85,000 रुपीज आपको आपके ऑन हैंड मिलेंगे, है ना। और साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मतलब वो आपको देते हैं पैसा बुला करके। ठीक है, ओके सर। तो ये हमें करना है, 85% तो लेकर के ही आना है ना, कोई बड़ी बात नहीं है 85% लेकर के आना, मेहनत करेंगे तो। हमारा टाइम ओवर होने वाला है, अभी फिर से हम स्टार्ट करेंगे इसको। हाँ सर।